हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले आरएस प्री का जो एग्ज़ाम 2015 वाला था उस पेपर के अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके 30 क्वेश्चन पे मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं, तो सीधा अपन चलते 31 पे। सीधा स्टार्ट हम अपना जो चलते 31 नंबर पे चलते। ये आ गया आपका 31, है ना? ये आ गया। इससे पहले अगर मैं कुछ करंट अफेयर्स की आपसे बात करना चाहूँ तो देखो, आपको एक तो याद रखना कि राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल कब से इसका शुभारंभ हुआ, तो बिल्कुल आपको याद रखना, सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। 5 अगस्त 2023 से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। और देखो, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में भी आपके 6 खेल है और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में भी आपके 6 खेल है, ठीक है। और कितने लोगों ने भाग लिया, तो 58.51 लाख लोगों ने भाग लिया, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करता हूँ तो एक आपको याद रखना, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, जो कि अभी हाल ही में चर्चा के अंदर भी है। इसका जो शुभारंभ हुआ था 10 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में स्थित बिरला ऑडिटोरियम में शुभारंभ इसका किया था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके प्रथम चरण में 40 लाख महिला या छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे और इसके दूसरे चरण में 80 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। इसके अलावा एक मैं बात कर लेता हूँ ऑपरेशन गरिमा, जो कि हाल ही में 18 अगस्त 2023 तक चलेगा। ये चला है, तो ये क्या है, तो ये राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसके अंदर क्या होता है, तो मंचलों पर कार्रवाई की जाती है। और इसकी जो टैगलाइन है, चुप ना रहे हमें बताएं, चुप ना रहे हमें बताएं, ठीक है। और इसका हेल्पलाइन नंबर है 1090, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इसका जो शुभारंभ हुआ था 15 अगस्त 2023 को हुआ था। 15 अगस्त 2023 को बिल्कुल आपको याद रखना है, जयपुर से। इस योजना के तहत राज्य में 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को हर माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण किया जाएगा। प्रदेश में कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में पोस मशीन के माध्यम से वितरित किए जाने वाले इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट में 1-1 किलो चना दाल, चीनी और आयोडाइज नमक, 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल होगा, 100 ग्राम मिर्ची पाउडर, 100 ग्राम आपका धनिया पाउडर और 50 ग्राम आपकी हल्दी होगी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट था, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखो, मैं बात कर लेता हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो देखो, हाल ही के अंदर जो पिरियन सेन सीकर की, उन्होंने मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना, सीधा एग्जाम में छपेगा। मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता है? पिरियन सेन ने जीता। इसका संबंध कौन है? आपके सीकर से है। कहाँ से है? सीकर से है। तो अब बढ़ जाता है अपन पहले क्वेश्चन की और पहला क्वेश्चन सीधे आपके सामने है, तो पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। 30 तक अपने कल क्वेश्चन हो गए थे, अब अपने जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो 31 से अपन स्टार्ट करेंगे। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है, ये आपको बताना है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखो, ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया और मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की आपसे बात कर लेता हूँ। सबसे पहले राजस्थान में जो नदियों का जो प्रवाह है वो 3 भागों में बांटा गया। एक तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, एक अरब सागर की नदियाँ, एक बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। आंतरिक अपवाह जो वाली नदियाँ, एक तो गग्गर, कातली, काकनी, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, रूपारेल, सागरमती नदी। जबकि अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ, लूणी, माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमना, सूकड़ी, जवाई, जोजड़ी और मीठड़ी है। जबकि मैं बात कर लूँ बंगाल की खाड़ी की नदियों की, तो चंबल, बनास, कोठारी, काली सिंध, बाणगंगा, पार्वती, परवन, बामनी, चाकन, गंभीरी, कुन्नू, मैज, मासी और खारी है। इसके अलावा देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि सीधे एग्जाम्स के अंदर बनेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना है, तो 72,032 वर्ग किलोमीटर है। 72,032 वर्ग किलोमीटर। कुल अपवाह का अगर प्रतिशत की बात करूँ तो 20.90। सीधा एग्जाम में छपा था, आरपीएससी ने इसको 2 बार एग्जाम्स में पूछा है। चंबल का अपवाह क्षेत्र कितना है, तो 20.90% है, आपको बिल्कुल याद रखना है। और लूणी की बात कर लूँ तो लूणी का जो अपवाह क्षेत्र है 10.40% है। कितना? 10.40% आपको याद रखना है। माही नदी का अपवाह क्षेत्र की बात करूँ तो 4.80% है, 4.80%।
और साबरमती की मैं बात कर लेता हूँ तो 1% है। कितना? 1% है। और आंतरिक अपवाह क्रम की अगर बात कर लो तो 60.50% है। कितना? 60.50% अपवाह क्षेत्र है आंतरिक प्रवाह वाली नदियों का। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, मैं अगर बात करूँ राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, तो राजस्थान का शोक जो कहा जाता है वो गग्गर नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गग्गर नदी को कहा जाता है। इसके अलावा सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध कौन सी नदी से? तो आपका माही नदी से। कौन सी नदी से इसका संबंध है? माही नदी से इसका संबंध है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है? तो वो आपकी कौन सी नदी है? तो चंबल नदी है। बिल्कुल आपको याद रखना है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित है, ये राज्य की आपकी एकमात्र नदी कौन सी? चंबल नदी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है, तो पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लिग्नाइट किस्म की जो कोयले की किस्म है ये राजस्थान में पाई जाती है। देखो, राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। लिग्नाइट यानी भूरा कोयला राजस्थान में सर्वाधिक। एक तो आपका कपूरडी बाड़मेर, कहाँ? कपूरडी बाड़मेर। दूसरा मैं बात कर लूँ तो आपका पलाना बीकानेर। कौन सा? पलाना बीकानेर। राजस्थान में सर्वाधिक कपूरडी बाड़मेर में, जबकि सर्वश्रेष्ठ कोयला पलाना बीकानेर में आपका मिलता है। राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है ना आपकी 45 से 55% तक होती है। 45 से 55% तक होती है। ये धुआं अधिक देता है, अंत में इसका औद्योगिक उपयोग नहीं होता है। इसके अलावा मैं कोयले के प्रकार की बात कर लूँ तो एक आपका एंथ्रासाइट होता है, एक बिटुमिनस होता है, एक लिग्नाइट होता है, एक पीट होता है। सबसे अच्छे किस्म का जो कोयला होता है वो आपका एंथ्रासाइट होता है, और सबसे निम्न किस्म का जो कोयला होता है वो पीट होता है आपका। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। गोट मांगलोत क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो गोट मांगलोत का सॉरी गाइस, हल्की सी मेरे को खांसी हो रही है तो इसको खांसी में मैंने सोचा आपका पेपर नज़दीक है तो पेपर का हल करवा ही दिया जाए। तो गोट मांगलोत का जो संबंध है ना वो जिप्सम से, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिप्सम। ऑप्शन नंबर 4 है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, राजस्थान भारत का 90% जिप्सम उत्पादित करता है। कितना? 90%। और इसके प्रमुख उत्पादक जिलों की बात कर लो तो मैं देखो, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर में है। इसके अलावा सर्वाधिक भंडार की मैं बात करता हूँ जिप्सम के, तो एक तो बदवासी, गोट मांगलोद और धाकोरिया, ये नागौर के अंदर पड़ता है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर भी जामसर जो जिप्सम की खान है, देश की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है जामसर, जो कि बीकानेर में पड़ती है। इसके अलावा बीकानेर में पूगल में और बिसरासर और हरकासर में भी आपको जिप्सम मिलता है। जैसलमेर की मैं बात कर लूँ तो मोहनगढ़, चांदन और मचाना, यहाँ भी आपको जिप्सम मिलता है। गंगानगर की मैं बात करता हूँ तो सूरतगढ़ और तिलोनिया के अंदर आपको जिप्सम के भंडार मिलते हैं। और हनुमानगढ़ की मैं बात कर लेता हूँ तो किशनपुरा और पूरबसर, यहाँ भी आपको क्या मिलता है? यहाँ भी आपको जिप्सम मिलता है। और जिप्सम की मैं बात कर लेता हूँ, जिप्सम को सैल खड़ी के नाम से भी जाना जाता है, हरसोट भी कहा जाता है और खड़िया मिट्टी भी कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना। जिप्सम एक तहदार खनिज है जिसका रेवेदार रूप सेलेनाइट कहलाता है। इसमें 16 से 19% कैल्शियम और 13 से 16% सल्फर होता है। जिप्सम के उपयोग की मैं बात करता हूँ तो इसका उपयोग कृषि में क्षारीय भूमि के सुधार हेतु, मृदा सुधारक के रूप में, तिलहनी, दलहनी, गेहूं की फसलों के पोषक तत्वों के रूप में किया जाता है। बुआई से पहले और बुआई के समय खेत में जिप्सम डालने से तिलहन में तेल की मात्रा और दलहन में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने। मावट जिससे होती है वह है उत्तरी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम विक्षोभ से होती है। देखो, मावट राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ होता है माघ वृष्टि से। एक तरह से इसका संबंध माघ मास है ना, माघ महीने से। बिल्कुल आपको याद रखना। भूमध्य सागर से लेकर भारत
तक खाली मैदान और रेगिस्तान होने की वजह से हवा बिना किसी अवरोध के भारत तक पहुंचती है। इस हवा के कारण होने वाली जो बारिश होती है उसे मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका मावट कहा जाता है। मावट रबी की फसल के लिए अत्यंत उपयोगी होती है और भूमध्य सागरीय मानसून यानी राजस्थान में पश्चिम दिशा में प्रवेश करता है। पश्चिमी दिशा में प्रवेश करने के कारण इस मानसून को पश्चिमी विक्षोभों का मानसून के उपनाम से भी जाना जाता है। इस मानसून से राजस्थान में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होती है। ये मानसून मुख्यतः सर्दियों में वर्षा करता है। सर्दियों में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। आपको बिल्कुल याद रखना है। मावट की वर्षा गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक होती है। सर्वाधिक लाभदायक होती है किसके लिए? गेहूं की फसल के लिए। इस वर्षा को बूंद जो होती है उसे गोल्डन ड्रॉप्स और सोने की बूंदों के उपनाम से भी जाना जाता है। तो अब बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? 35 क्वेश्चन आपके सामने। एक तरफ कोयला या गैस की खानें दी, एक तरफ आपका जिला दिया हुआ, तो इसको सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले कैसर देसर का जो संबंध है वो बीकानेर से आपका, ठीक है। कपूरडी का संबंध आपके बाड़मेर से हो जाएगा। माता सुख का संबंध आपके नागौर से हो जाएगा। तन्नोट का संबंध आपके जैसलमेर से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप मैच कर लेना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन सा लगाया था अपन ने? एक तो कैसर देसर बीकानेर में लगाया था, ठीक है। तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। लौह खनन क्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना है। तो लौह खनन क्षेत्र कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देख लेते हैं, मोरीजा, डाबला, नीमला और तलवाड़ा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है ना आपका तलवाड़ा। ये बिल्कुल लौह खनन से संबंधित नहीं है। देखो, एक तलवाड़ा आपके हनुमानगढ़ में पड़ती है जो कि राजस्थान की सबसे नीची झील है। एक तलवाड़ा आपके बांसवाड़ा में पड़ता है जहाँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। और एक तिलवाड़ा आपका कहाँ पड़ता है? तो एक तिलवाड़ा आपके बालोतरा जिले में पड़ता है जहाँ मल्लीनाथ जी का मेला लगता है, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। अब मैं बात कर लेता हूँ लोह अयस्क की। लोह अयस्क के बारे में आपको बता दूँ तो देखो, लोह अयस्क में लोहे की अलग अलग मात्राएं होती है। इसी आधार पर इनको 4 भागों में बांटा जाता है: मैग्नेटाइट अयस्क, हेमेटाइट अयस्क, लिमोनाटाइट अयस्क और सिड्रेटाइट अयस्क। राजस्थान में कौन किस प्रकार का लोहा, तथा हेमेटाइट प्रकार का अयस्क का लोहा राजस्थान में मिलता है? जयपुर के अंदर देखो, मोरीजा बानोल। उदयपुर की बात कर लूँ तो आपका नात्रा की पाल और थुरुंडेर। दौसा की बात कर लूँ तो नीमला रायसेला। अलवर की बात कर लूँ तो राजगढ़ पूर्वा। झुंझुनू की बात करूँ तो डाबला सिंगाना। और सीकर की बात करूँ तो नीम का थाना। ये सारे जो है आपके लोह अयस्क के खनन क्षेत्र है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। बिल्कुल इसको डिलीट कर दिया। इसका संबंध ना तो आपके राजसमंद से ना ही इसका बाड़मेर से, तो इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जवाई बांध परियोजना के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो जवाई बांध परियोजना को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, ठीक है। सन 1946 में जोधपुर रियासत के जो महाराजा उमेद सिंह ने पाली के सुमेरपुर में एरिनपुरा के पास स्टेशन से 2.5 किलोमीटर दूरी जवाई बांध का निर्माण करवाया। दूसरे से 13 मई 1946 को शुरू करवाया और 1956 में इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया। पहले इस बांध में अंग्रेजी इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन के निर्देशन में शुरू करवाया। बाद में मोती सिंह की देखरेख में इस बांध का कार्य पूर्ण हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में जो देखरेख कर रहे थे, कौन कर रहे थे? बिल्कुल आपको एक तो इंजीनियर एडगर, एक फर्ग्यूसन, लेकिन कंप्लीट जो हुआ था मोती सिंह की देखरेख में कंप्लीट हुआ था। ये बांध लूनी नदी की सहायक जवाई नदी पर पाली के सुमेरपुर में बना हुआ। इससे एक नहर और उसकी शाखा भी निकाली गई। जवाई बांध में पानी की आवक कम होने पर इसे उदयपुर के कोटड़ा तहसील में निर्मित सही परियोजना से जोड़ा गया। 9 अगस्त 1977 को सही का पानी पहली बार जवाई बांध के अंदर डाला गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सही परियोजना का पहली बार पानी जवाई बांध में कब डाला गया था? तो 1977 में डाला गया था। सवाल बन सकता है। इस बांध का जीर्णोद्धार कार्य 4 अप्रैल 2003 को शुरू हुआ था, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 38। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की
राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, वापस से देखते हैं। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 24 अमेंडमेंट है ना, 24वां जो संशोधन है उसके द्वारा आपकी छीन ली गई है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल जो है वो तीसरे स्थान पर, तीसरा जो मूल कर्तव्य यही है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने का मूल कर्तव्य जो है तीसरे नंबर पर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के कौन से भाग या पंचायत से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भाग नंबर 9, आपको याद रखना कौन सा, भाग नंबर 9। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 से 19 में उल्लेखित कर मूल अधिकारों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। दूसरा जो आपका कथन है कि मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 के और गे में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता व संवैधानिक है। बिल्कुल आपको याद रखना। तो इसका कौन सा कथन सही होगा ये आपको बताना है। तो 41 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, दोनों, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है आपका। ठीक है, एक केवल 2 ही सही है, पहला कथन है जो आपका गलत है। अगला देख लेते हैं। एक तरफ सूची 1 सूची 2 को एक तरफ मिलाना है और फिर सही कूट का चयन करना आपका। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, दिखने में आपको आसानी हो जाए। अनुच्छेद 19 वन गे के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का जो अधिकार है वो 97 संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, कौन सा 97 हो जाएगा आपका। रिक्तियों के बैकलॉग में भरने की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण संरक्षण है वो किस में है, तो वो बिल्कुल आपके 81वां अनुच्छेद 81 अनुच्छेद। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण, ये जो बिल्कुल है आपके, ये बिल्कुल आपके 99 संविधान संशोधन के अंदर है। जबकि मंत्रिपरिषद का आकार परिमित करना यानी सीमित करना, ये 91 संविधान संशोधन के अंदर। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर सुमेलित करने वाला आपका, एक तरफ भारत सरकार की योजनाएं, एक तरफ उनका सार तत्व है, तो आपको सुमेलित करना है। देखो, नई रोशनी कार्यक्रम का जो संबंध है ना आपके महिला सशक्तिकरण से, बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरा मैं बात कर लूँ दिशा का जो संबंध है सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण से है। ठीक है, तीसरी प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो संबंध है वो आपके वित्तीय समावेशन से है। किससे, वित्तीय समावेशन से। और स्वावलंबन योजना का जो संबंध है नई पेंशन प्रणाली से, नई पेंशन प्रणाली से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ आपको मौलिक अधिकार दिए हुए, संवैधानिक प्रावधान, एक तरफ आपको स्रोत दिए हुए हैं और आपको मैच करना है। ठीक है, 44वां क्वेश्चन है, बिल्कुल ये 44वां। देखो, सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मैं बात कर लेता हूँ। तो मौलिक अधिकार जो लिए अमेरिका के अधिकार पत्र से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए वो कहाँ से लिए गए, तो वो बिल्कुल आपके आयरिश संविधान से लिए गए। ठीक है, और मंत्रिमंडलीय सरकार जो ली गई वो कहाँ से ली गई, तो ब्रिटिश संविधान से ली गई। ठीक है, और केंद्र राज्य संबंध जो लिया गया आपसे कहाँ से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से आपका लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर। मौलिक अधिकार अमेरिका से हो गया, नीति निर्देशक आयरिश हो गया। हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संघात्मक संरचना और मुख्य उद्देश्य इसके बहुआयामी विविधता में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण आर, विविधताओं के समंजन में एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो 45 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ए और आर दोनों ही अपने आप में सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। फिर ये कूट वाला आपका, ठीक है, 46 कूट वाला आ गया, एक तरफ वाद एक तरफ विषय आपको दिए हुए। फाइनली इसको डिलीट कर दिया गया, तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। क्या कारण था डिलीट करने का तो वो मुझे पता भी नहीं है, तो मैं इसके बारे में इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते। एक तरफ आपको सूची यानी प्रस्ताव वगैरह दिए हुए, दूसरी तरफ आपको सन दिया हुआ। तो 47 की अगर मैं बात करता हूँ तो भारत शासन अधिनियम कब आया था, तो भारत शासन अधिनियम जो आया था 1935 में आया था। कब आया था, 1935 में। क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था वो 1942 में आया था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा अगस्त प्रस्ताव की मैं बात कर लूँ तो अगस्त प्रस्ताव जो आया था आपका 1940 के अंदर आया था। और वेबवेल योजना जो आई थी 1945 में आई थी। कब आई थी, 1945 में। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, सारा इसमें सुमेलित करने वाले सवाल है आपके, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी देखो फाइनली डिलीट कर दिया गया, तो इसकी चर्चा भी अपन नहीं करेंगे। 49 देखते हैं। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 53 वे संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए, दूसरे का कारण आर का नाम दिया गया। अभिकथन है, सहकार्य कमीशन की सिफारिश पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। आर, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोनों ही कथन सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सर्जित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो 51 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्री राम सेवक शर्मा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 जो कि आपका डिलीट कर दिया गया। 53 देखते हैं अपन। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था, ये आपको बताना है। तो एन के जैन बिल्कुल थे, जस्टिस एस सगीर अहमद भी थे, कांता भटनागर ये तो प्रथम थे, प्रेमचंद जैन नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना। और वर्तमान के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो आपके जीके व्यास है। कौन है, जीके व्यास, आपको याद रखना है। कितनी सेवाओं को राजस्थान लोक गारंटेड डिलीवरी अधिनियम 2011 की गारंटी दी गई है, तो 54 का जो आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी फाइनली डिलीट कर दिया गया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हुए इसमें, 2015 वाला जो आरएस पेपर हुआ था ना आपका, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के सामान्य चुनाव में राजस्थान की मतदान दर थी, तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। कितनी थी, 76.19% थी। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था वह है, तो 56 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राम राज्य परिषद। कौन सा, राम राज्य परिषद, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था, तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। 1962 में समाप्त किया गया और 1987 में इसका वापस पुनर्स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है, निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन, आयोग ने मई 2000 में पूर्णतः कार्य करना शुरू किया। दूसरा, आयोग का एक पूर्णकालीन अध्यक्ष 2 सदस्य हैं। तीसरा, आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। और चौथा कथन है, जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक मुख्य न्यायाधीश एस गोदारा अध्यक्ष रहते हैं। तो 58 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 1, 3 और 4 बिल्कुल राइट आंसर है इसके। 1 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है, ठीक है। तो बिल्कुल 1, 3, 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
59 की बात कर लेते हैं, तो 59 में अपन बात कर लेते हैं क्या है। सूची 1, 14वीं राजस्थान विधानसभा 2015-16 में एक वित्तीय समिति सूची 2 और उनके अध्यक्ष को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो प्रद्युमन सिंह थे। 2015-16 की बात कर रहा हूँ मैं, वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ। लोक उपक्रम की बात कर लूँ तो लोक उपक्रम के जो थे आपके कौन थे, मोहनलाल गुप्ता थे। प्राकलन के की मैं बात कर लेता हूँ तो आपके कौन थे, मदन राठौड़ थे। और प्राकलन खे की डॉक्टर गोपाल करसन थे। कौन थे भाई, डॉक्टर गोपाल करसन। इसके अलावा देखो अगर मैं वर्तमान की बात करता हूँ कि वर्तमान के अंदर कौन क्या है, तो देखो आपको याद रखना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो वर्तमान में मैं बात कर लेता हूँ आपकी जो लोक लेखा एवं जन लेखा समिति उसके जो अध्यक्ष है कौन है, तो राजेंद्र राठौड़ है। प्राकलन समिति के जो है राजेंद्र पारिक है। प्राकलन खे समिति के जो है कौन है, तो बिल्कुल आपको याद रखना दयाराम परमार है। और जबकि लोक उपक्रम समिति के जो अध्यक्ष है वो गोविंद सिंह डोटासरा। कौन है, गोविंद सिंह डोटासरा पे, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन गाइस। 11 सितंबर 2015 को यथा विद्यमान राजस्थान का कौन सा जिला शौचालयों के निर्माण में वार्षिक लक्ष्य अर्जित करने में पहले स्थान पर रहा है। तो 60 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 अजमेर जो है 1 नंबर पर रहा आपका। ठीक है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, तो राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 4 बार लगा। कितनी बार लगा, 4 बार। 1967, 1977, 1980, 1992। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना है, ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर है श्री के राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में जो मुख्य सचिव है उषा शर्मा है। कौन है, उषा शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2013-14 में राजस्थान के किस फसल के उत्पादन में समस्त देश में प्रथम स्थान रहा था। तो 63 का जो राइट आंसर है बिल्कुल रैपसीड और सरसों और राई में प्रथम स्थान रहा था। ठीक है, आपको याद रखना। लेकिन वर्तमान की बात कर लूँ तो रैपसीड सरसों में वर्तमान में भी पहला स्थान है। मोटे अनाजों में भी प्रथम स्थान है। मोटे अनाजों में भी आपका प्रथम स्थान है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो कुछ मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट और कुछ जिले दिए हुए आपको, इनको सम्मिलित करना है। तो गागरेन का जो आपका संबंध है ना वो झालावाड़ से। कहाँ से, झालावाड़ से। पीपलाद का जो संबंध है आपका कहाँ से है, तो पीपलाद का जो संबंध है आपका बिल्कुल तकली का आपका कोटा से हो जाएगा, गर्राडा का आपका बूंदी से हो जाएगा और पीपलाद का आपका 12 से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 64 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सेकंड में या 4 आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 है। डॉक्टर सी रंगराजन विशेष समूह द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार निम्न में से किसी राज्य में 2011-12, ये 4 इसलिए करा कि डबल बार 3 छपा हुआ है ना इसमें प्रिंट में। ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हो पिछले क्वेश्चन में, उसमें 2 बार 3 छपा हुआ, इसको 4 करना। हाँ, तो 65 का जो आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर सी रंगराजन विशेष समूह द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 2011-12 की जनसंख्या के संबंध में निर्धनता का अनुपात सही नहीं रहा, ये आपको बताना है। तो 65 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़। बिल्कुल छत्तीसगढ़ की सही नहीं रही। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। राजस्थान वर्तमान में किस सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की प्रतिस्थापित क्षमता सर्वाधिक मानी गई है। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और वर्तमान में भी इसकी सर्वाधिक है 2820 मेगावाट। 67 की बात कर लेता हूँ। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप को क्या बड़ा परिवर्तन किया गया। तो 67 में देखते हैं तो आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय निकट भविष्य में 8% या अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने के सर्वाधिक सहयोग किस तत्व कारक से मिल सकता है। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वस्तु व सेवा कर को बिना विलंब 1 अप्रैल 2016 से लागू किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, बिल्कुल आपको सुमेलित करना है। तो इसको सुमेलित करते हैं अपन। देखो कराधार का जो संबंध है वो है आपके
पार्थ सारथी सोम से, ठीक है। दूसरी मैं बात कर लूँ करसी, करसी का जो संबंध है आपके अशोक गुलाटी से, ठीक है, अशोक गुलाटी से, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो मौद्रिक नीति का जो संबंध है सी रंगराजन से, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ भारतीय अर्थव्यवस्था का जो संबंध है अरविंद पनगड़िया से। इसके अलावा मैं बात कर लूँ राजकोषीय नीति का जो संबंध है एम गोविंद राव से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो कि 77 है, राजस्थान में केरोसिन के लिए खाते में धनराशि के सीधे हस्तांतरण योजना पायलट आधार पर लागू हुई है, किस आधार पर लागू हुई आपको बताना है। तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कहाँ से लागू हुई है, तो ये जो लागू हुई कोट कासिम तहसील, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोट कासिम तहसील ऑप्शन नंबर 2। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों। तो आप सभी का धन्यवाद। आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे खांसी हो रही है, तो अगले पेपर में अपना और अच्छे से करेंगे।